वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ आप सब लोगों के साथ एक और वीडियो में। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि क्योंकि आजकल पाकिस्तानी लोग बहुत इटली आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की एडमिशन हुई है क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत मिलती हैं, तो बहुत सारे लोग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या मल्टीपल मेरिट स्कॉलरशिप्स पे आते हैं। स्कॉलरशिप तो ले लेता है बंदा, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ी हर्डल ये होती है कि बंदा वीज़ा प्रोसेस कैसे अप्लाई करे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का मसला होता है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से ना फिर हमारे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं या प्री रिजेक्शन आती हैं। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं आज मोहम्मद समी बलोच लाड़काना से। मोहम्मद समी लाड़काना से हैं, ये यहाँ पे एमएस कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से। तो बहुत ही माशाल्लाह कॉम्पिटिटिव बंदा है ये, और हम इनसे आज डिस्कस करेंगे ये कैसे इन्होंने अप्लाई किया था, मतलब जर्नली इनके बारे में थोड़ा पूछेंगे और इनकी प्रोग्राम में फिर इनसे कुछ सवालात करेंगे वीज़ा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम सलाम अदनान, थैंक यू, आपने ये टॉपिक डिस्कस किया मुझसे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा मुझे भी पर्सनली मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि वीज़ा के लिए क्या करना चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप जो चेक लिस्ट है जो आपको किसी भी काउंसलेट या एम्बेसी से मिलती है, आप उसको ले लें। उसके बाद आप एक इंडेक्स डिज़ाइन करें, वो बिल्कुल फ़िलहाल खाली रखें, उसमें कुछ भी फिल नहीं करें। तो उसमें जैसे ही आपको जो फ़ाइल वो प्रोवाइड करेंगे, उस फाइल में आपको क्या करना है कि 1 बाय 1 उस सारी रिक्वायरमेंट को आपने कंप्लीट करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हर्डल आता है वो ये होता है, काफ़ी लोगों का फॉर्म ही जो है वो सही फिल नहीं होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसकी रीज़न ये होती है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलतियां करते हैं, तो वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इटालियन में होता है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैं उन सबको ये सजेस्ट करूँगा कि ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म्स पड़े हुए हैं, काफ़ी ग्रुप्स पे, फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ से आप फॉर्म लेके और देखें जो स्टूडेंट सक्सेसफुल वीज़ा अवेल कर चुके हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनको फॉलो करें और वीज़ा फॉर्म को अच्छे से फिल करें। उसके बाद सेकंडली ये बात आती है कि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें स्टेटमेंट कितनी शो करनी चाहिए। कुछ शो करना चाहते हैं 20 लाख, कुछ 10 लाख शो करना चाहते हैं, तो कुछ कितने। तो मैं इसमें ये आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें 2 क्राइटेरिया होती है। एक ये होती है कि अगर आपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेल कर ली है, जिसकी वर्थ जो होती है 5200 होती है यूरो, 6000 यूरो है आजकल। तो अभी ये अपडेट हुआ है, मैं आपको बता रहा था 2021 और 2022 तक, लेकिन अभी 2022 से 2023 में 6000 यूरोज है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा 6000 जो है वो अदनान अभी बता रहे हैं, तो ये अपडेट हो चुकी है। तो इसलिए जो आपको बैंक बैलेंस है वो आपको शो नहीं भी करें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा या रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करके एटलीस्ट 10 to 12 लाख शो करें। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान वैल्यू की तमाम बहुत ज़्यादा जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन हो गई है, जिसकी पाकिस्तानी रुपीस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब हम पाकिस्तान से हम आए थे उस वक्त 188-190 था यूरो, अब 212 तक पहुंच गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बहुत कम हो गई है पाकिस्तानी रुपये की। तो ये आप अपना एडिशनल अमाउंट शो करें। सेकेंडली ये कि अगर जिनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, जो सिंपली तौर पे अप्लाई करते हैं, तो आप कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 15 से 20 लाख तक अमाउंट शो करें, और वो कोशिश करें कि वो एक ही ट्रांजैक्शन में हो, मल्टीपल ट्रांजैक्शन में ना हो। अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन में हो तो उसके पास आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसमें मैं अपना एग्जांपल दूंगा। तो मैं सेल्फ स्पॉन्सर था, तो मैंने अपनी सारी सैलरी स्लिप और सर्विस सर्टिफिकेट और मैंने FBI रिटर्न्स लगाए थे, जिससे मेरा जो वैल्यू था वो बिल्कुल क्लियर था कि ये जितने भी पैसे हैं ये सारे मेरे अपने पर्सनल पैसे हैं, ना कि किसी से मैंने बारो किए हैं या किसी से लिए हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो स्टेटमेंट शो करते हैं, बैंक स्टेटमेंट, उसको कोशिश करें कि जस्टिफाई होना चाहिए। एक एक जो ट्रांजेक्शन है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ फंड्स नहीं हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा प्री रिजेक्शन आई थी। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत ज़्यादा लोग वही पैसे निकाल के फिर दोबारा उसमें अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो कंटिन्यूटी ऑफ फंड का है वो आता है। सेकेंडली, आप जब मोटिवेशन लेटर लिखें
तो उसमें आप कवर लेटर की बात कर रहे हैं आप, जो एम्बेसी में जमा एग्जैक्टली जो कवर लेटर होता है उसको आप मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं वीज़ा के लिए, कि मतलब आपका मोटिवेशन क्या है, आप वीज़ा के लिए आप क्यों आना चाहते हैं इटली। तो उसमें आप कोशिश करें कि जितना हो सके आपको कि अपनी जो कवर लेटर है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। खूबसूरत से मुराद ये है कि अपनी सारी चीज़ें क्लियर रखें, जैसे कि आप क्यों आना चाहते हैं, किस प्रोग्राम में आपकी एडमिशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप उसमें ये ज़रूर डिस्कस करें कि आफ्टर डिग्री आपको पाकिस्तान वापस जाना है। काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन रिस्क का प्री रिजेक्शन होता है और उसके बाद उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो ये मेन की पॉइंट्स होती हैं जो जब भी आप वीज़ा फाइल करते हैं। अब हम आते हैं कि आप जो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट डिस्कस की इंडेक्स पॉइंट की, वो ये कि आपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, प्रूफ लगाए हैं, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर नहीं है तो आप अपने फादर या मदर मतलब किसी भी ब्लड रिलेटिव को, उसमें आपके जो अंकल होते हैं जैसे मामू वगैरह हो गए या किसी का साला होता है, तो वो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होते, तो वो काउंट नहीं होंगे। तो जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हों उनको आप कोशिश करें, जैसे आपका फादर हो गया, आपके जो ब्रदर हो गए, या इवन आप अपनी सिस्टर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उनका आप स्टेटस क्लियर करें कि वो क्या करते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो किसी बाहर मुल्क में रहते हैं तो वहाँ की इनकम ऑफ सोर्स, सर्विस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लगाएं तो वो भी इंक्लूड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान का ही लगाना है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। तो आप उनका बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, सर्विस सर्टिफिकेट लगाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। और सेकेंडली जो पाकिस्तान में है वो FBI रिटर्न ज़रूर लगाएं, और FBI रिटर्न के अंदर जैसे जितने भी आपके एसेट हैं वो ज़रूर शो करें, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, और सेकेंडली आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी शो करें, अप्लायंसेस हैं, जितना हो सके आप ज़्यादा मैक्सिमम शो करें, उतना आपका पॉजिटिव प्रोफाइल बनेगा। ये एक अच्छी बात है। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि आप ज़्यादा शो करोगे तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, ऐसा कोई नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसने 1 करोड़ जो है अपनी वर्थ दिखाई थी, उसने बैलेंस नहीं दिखाया था, वर्थ दिखाई थी कि उसके जो एसेट हैं वो 1 करोड़ के हैं, प्लस में उसने 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको वीज़ा मिल गया, अभी वो रोम में पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, और ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके अब आप आएंगे इंडेक्स पेज पे, उस पर आप हर पेज लगाएंगे कि किस पेज पे लाइक वाइज, जैसे आप सबसे पहला आपका होना चाहिए कवर लेटर, तो पहले नंबर पे पेज नंबर 1 पे आप लिखेंगे कवर लेटर फॉर वीज़ा। सेकंड आप लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका पेज नंबर 2 करेंगे। तो ये इंडेक्सिंग, पेजिंग, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा आप प्रोफेशनली आप प्रेजेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपके वीज़ा के चांसेस हैं। थैंक यू। और कोई सवाल आपका? समी बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की, लेकिन मेरे हवाले से एक चीज़ जो यहाँ पे मिस हो गई उसको हम थोड़ा एड्रेस करने की दोबारा कोशिश करेंगे। श्योर। आपने बैंक स्टेटमेंट की तो बात की, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अगर आपको भी याद हो कि एम्बेसी वाले कहते हैं कि आप हमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं या आप अपने फंड्स हमें प्रॉपर्ली तरीके से दिखाएं, तो कुछ केसेस में ये बात तो छुपाई नहीं जा सकती कि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, हम कहीं ना कहीं से मैनेज करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे वैलिड नॉन केसेस हों जो आपके फ्रेंड्स में किसी से भी जिसने किसी तरीके से जस्टिफाइड किए हो, जो कुछ आपने मेरे साथ भी शेयर किए थे पहले, अगर आप वो थोड़े शेयर करें तो मेरा ख्याल है उससे लोगों को आसान हो जाएगा शेयर करने में, मीन समझने में चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट नुकता है, अगर आप उसको थोड़ा शेयर करना चाहें। ओके। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपको काउंसलेट प्रोवाइड करती है कि बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 6 मंथ्स की हो, तो काफ़ी लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम 1 साल की जमा करें या 2 साल की जमा करें तो वो बेहतर नहीं होता। मिनिमम का मुराद ये होता है कि कम से कम जो आपकी स्टेटमेंट है वो 6 मंथ्स की होनी चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि आपके जितने फंड्स हैं वो जीनियन हैं, कहीं से आपने बारो नहीं किए हैं। अब हम आते हैं, काफ़ी लोगों के पास जिससे पैसे नहीं होते या फिर वो अरेंज करते हैं, उन सब के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक ही ट्रांजैक्शन में पैसे शो करें, और उसके साथ आप एक एफिडेविट लगाएंगे। फॉर सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, ये आप एक एफिडेविट बनाएंगे, जैसे आपने 20 लाख में या 25 लाख में या 15 लाख में जो जितने भी आपके जो बैंक स्टेटमेंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं, तो वो एक ही ट्रांजैक्शन में जमा कराएं। फिर आप एफिडेविट में उसका रेफरेंस दें कि मैंने इस बंदे को ये प्रॉपर्टी सेल की है, जिसने मुझे ये पैसे दिए हैं, और उसका चेक नंबर ये है और ये ट्रांजैक्शन का रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस देना एफिडेविट में बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर
आप अपनी ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पैसे आपके पास क्यों आए हैं, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तो जो काउंसलेट वाले बैठे हुए हैं वो एवरी डे पता नहीं कितने केसेस डील करते हैं, उनको देख के ही पता चल जाता है कि आप उनके साथ स्कैम कर रहे हो, आप उनको जो फंड्स दिखा रहे हो वो फेक है, वो आपके हैं ही नहीं। सेकंडली आप उनको गाड़ी शो कर सकते हो कि मैंने गाड़ी जो है ये गाड़ी का मॉडल है, ये उसका चेजिस नंबर है, ये मैंने फलां बंदे को सेल की है जिसने मुझे इतने पैसे जमा किए हैं। तो अगर आप उनको एक ट्रांजेक्शन में शो करते हैं, अगर आपसे एक में नहीं होते तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उनको 3 ट्रांजेक्शन में शो करें, लेकिन उन 3 ट्रांजेक्शन को आप अपने एफिडेविट में ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन इस बंदे ने मुझे की है इस डेट को, भले डेट चेंज हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो जो काउंसलेट 6 महीने की रिक्वायरमेंट रखती है वो ये उन बंदों के लिए रखती है जैसे मोस्टली बंदे यहाँ कारोबार करते हैं या जो है जॉब करते हैं, तो वो 6 मंथ में पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि ये जो पैसे इसके पास आ रहे हैं वाकई जीनियन है या नहीं है, इसलिए उन्होंने 6 मंथ्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मेंशन की है। बहुत शुक्रिया समी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एड्रेस करने के लिए। मेरा ख्याल है एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है यार, काफ़ी जगहों पे लास्ट टाइम मतलब 2 साल से तो ये हो रहा है कि कोविड की वजह से लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन अभी इस बात की बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में कि आइल्स मैंडेटरी है कि नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। हालांकि एडमिशन तो उन लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे मिल गया है, और आप इस बात पे क्या कहेंगे कि क्या वीज़ा बगैर आइल्स के भी मिलता है, या वीज़ा आइल्स होने के क्या फ़ायदे हैं, आइल्स ना होने के क्या फ़ायदे हैं वीज़ा अप्लाई करने में, इस पे थोड़ा अगर आप बोलें। ये बहुत ही कॉमन सवाल है और मोस्टली 100 में से 99 लोग यही इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमें आइल्स करना चाहिए या ना करना चाहिए। इस पे मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि जो इटली है, इटली में इंग्लिश को जो प्रायोरिटी दी जाती है वो जैसे बहुत हेट किया जाता है इंग्लिश को, तो यहाँ पे लोगों को पसंद ही नहीं है कि आप अगर इंग्लिश बोलो, वो बहुत ही रेसिज्म हो जाते हैं कि आप इटली में आए हो और आप इटालियन नहीं बोल रहे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक इटली आना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वहाँ बैठ के इटालियन सीख लें और वहाँ पे A2 लेवल कर लें तो वो सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू देगा और आपकी यहाँ पे लाइफ भी इजी करेगा। जैसे आप किसी भी दफ्तर चले जाते हैं, किसी ऑफिस चले जाते हैं तो वहाँ पे इटालियन बहुत इजीली बोली जाती है। उसके अलावा आप सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, इटालियन फ्रेंड्स आपको बनाने हैं, तो इटालियन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल है। और सेकेंडली ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको आइल्स आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा मिलान यूनिवर्सिटी का। अगर आप पॉलीटेक्निकल मिलान में अप्लाई करेंगे या मेसिना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वो आपको आइल्स के बगैर एडमिशन नहीं देंगे 2022-2023 सेशन में, जबकि जो लास्ट टाइम था उन्होंने कोविड की वजह से एडमिशन्स वगैरह दिया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे। और जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एडमिशन तो दे देती हैं, लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि जो काउंसलेट और एम्बेसी होती है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स से उन्होंने ये रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट कर दी है कि आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात ये भी बताऊंगा कि अगर आप आइल्स करते हैं तो आइल्स के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि आप लेट सपोज कि आपका इटली का वीज़ा अगर नहीं लगता तो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं नियर बाय में, जैसे फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, तो वही आइल्स आपकी वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू देगी, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, एडमिशन आपका ईजी हो जाएगा। उसके अलावा अगर इस बात को आप साइड पे रखें, अगर आप इटली के बाहर आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश मैंडेटरी है, तो जब आप आइल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आइल्स में बेसिकली क्या सिखाया जाता है कि बेसिकली आप इंग्लिश कैसे बोलें, कैसे जो है उसको लिखा जाए, कैसे आप सुने उसको, कैसे पढ़ें, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर आप आइल्स करते हैं तो आइल्स से आपकी अपनी जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप करें तो आपकी अपनी जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रूमिंग होगी। और अगर आप इटली के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इटालियन सीखें, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल और बहुत आपकी लाइफ ईजी होगी। थैंक यू समी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अभी मैं लास्ट में समी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इनलिस्ट कर दें डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कवर लेटर का बताया, एप्लीकेशन लेटर का बताया, एजुकेशन लेटर का बताया, आपकी यूनिवर्सिटी की एडमिशन फॉर्म हो गया, एडमिशन लेटर हो गया, अगर मेरिट स्कॉलरशिप वो लेटर हो गया, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेश करने होते हैं
अगर वो कुछ हो हम भूल रहे हो तो उससे थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आप अपने सर्विस सर्टिफिकेट लगाएं, जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं, और जो टीचर्स आपको जो उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर्स दिए हैं वो आप लगाएं। उसके अलावा आपने जितनी भी इनफॉर्मल नॉन इनफॉर्मल जितनी भी आपने ट्रेनिंग्स की हैं वो सारी आप अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स लगाएं। तो जितना हो सके आप मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लगाएं उतना ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर नहीं, आपका कोई और स्पॉन्सर है, तो उसकी आप कंप्लीट डिटेल मेंशन करें कवर लेटर में कि वो क्या करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, कितनी उनकी इनकम है, और उसकी प्रूफ लगाएं, जैसे कि उनकी पर मंथ कितनी इनकम है, वो APR रिटर्न फाइलर है नहीं है, कोई अगर वो जॉब करते हैं तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट लगाएं, सैलरी स्लिप लगाएं, अगर वो कारोबार करते हैं तो उनके जो कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, वो आप लगाएं, और लेटर पेड लगाएं कि ये काम करते हैं, ये इनका कारोबार है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। थैंक यू वेरी मच समी, इतनी डिटेल में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा इनकी जो बातें हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है उस पर आप ज़रूर क्या कहते हैं अमल करिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे खुद पहुँचे हैं या इन्होंने जिन भी दोस्तों की हेल्प की थी अल्हम्दुलिल्लाह सबके वीज़ाज़ लग गए थे, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक आपको प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में किसी ना किसी टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू।